सो हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। सोनेट 73 सबने पढ़ा तो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट टाइम ऑफ द ईयर। पढ़ा सबने है, लेकिन एग्जाम टाइम में सबको जरूरत है रिवीजन करने की, और ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। गारंटीड क्वेश्चन कॉमन आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में मैं दूंगा, एसक्यू मैं समझाऊंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक ही दिया हुआ है, उतना खाली कर लोगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है हमें लिख के वही आना है। अगर हॉक लिस्टिंग सही से नहीं हो पाया बाई चांस, ठीक है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देना है। नहीं हो पाता है तो हम लोग करेंगे 73 को, और इसको हम लोग को प्रायोरिटी देना है एसक्यू के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन एसक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग का दो चैप्टर, जो दो पोएम है, हॉक लिस्टिंग का एसक्यू करके जाना ही जाना है, और जो ये वाला पोएम है 73, इसका एसक्यू बहुत ही ध्यान से करके जाओगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पोएम के ऊपर, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो पोएम है, नाम है 73, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट टाइम ऑफ द ईयर। पता है विलियम शेक्सपियर ने जो भी पोएम लिखा है, तो उन्होंने नंबर वाइज कर दिया है, ठीक है। पहली बात तुम्हें बता दिया जाए कि जो ये हमारा पोएम है, ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको थोड़ा सा। ये क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट है। पब्लिश हुआ था 1906 में। और पता थीम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थीम तो समझोगे ध्यान से। थीम क्या है ना, द पैसेज ऑफ टाइम, द पैसेज ऑफ टाइम यहां पे ऐसे कर लो कि हाउ पैसेज ऑफ टाइम अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ। कि कैसे ना एक समय का अवधि, या बोल सकते हो एक ह्यूमन लाइफ, एक समय कैसे हमारे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। हमारे पास जीवन बहुत ही कम समय के लिए है, इसी कम समय में हम सब कुछ जीना है ना। तो उस जीने में कि हम लोग क्या क्या देखना, हमें हर पल को एंजॉय करना है भाई, है ना। जीने के 4 दिन ना, तो 4 दिन बाद सब कुछ तो एंजॉय करना पड़ेगा 4 दिन में ना। तो उसी 4 दिन में हम सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। इसमें हमारा पढ़ाई भी है, हमारा आगे जाके लव लाइफ भी होगा, हमारा गृहस्थ जीवन भी होगा, हमारा बुढ़ापा भी आएगा, हमारे दांत भी झड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग जो पोएम पढ़े 73, प्रत्येक का हिंदी मतलब मैंने दिया हुआ है। ओके, सो थोड़ा बढ़ते अपने पोएम पे, अधिक टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, समय कम है हमारे पास ऑलरेडी। तो चलो देखो थोड़ा सा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्या फर्स्ट लाइन, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मस्ट इन मी behold। क्या बोला गया है कि यहाँ पे दाउ मतलब यू, ठीक है। हमारे जो क्या नाम है, से विलियम शेक्सपियर है, अपने बहुत ही चहेता दोस्त, मित्र, सखा, सहेला, जो भी तुम समझ लो, उनसे क्या बोलते हैं कि दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी behold। समय का उस पल, देखो अर्थ और समझो क्या लिखा है, तुम मेरे भीतर वर्ष का एक विशेष समय देख सकते हो। अपने दोस्त से बोलते हैं, पता है तुम मेरे अंदर एक टाइम देख पा रहे हो, ठीक है। मैं सोच पा रहा हूं कि हम लोग का जो समय बिताने की जो अवधि है, अब आस्ते आस्ते अंत के समय जा रहा है। हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं, अब हमारा जो कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में हमारा अंत आ जाएगा। तो तुम मेरे में देख पा रहे हो समय का एक विशेष अवधि। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, हमारे विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और अब मैं जल्दी मर जाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरा जो एज है खत्म हो रहा है, तुम मेरे अंदर एक टाइम को देख पा रहे हो। कवि अपने प्रिय से कहता है कि यदि वह ध्यान से देखे तो उसे कवि में जीवन की एक विशेष अवस्था दिखाई देगी, जो कि बुढ़ापा है, जो कि अंत समय है, ठीक है। अच्छा, समझोगे ध्यान से। When yellow leaves or none or few do hang, जब पीले पत्ते, पूछता कभी कभी एग्जाम है कि पत्तों का कलर कैसा था, तो येलो। कभी कभी मान लो उस पेड़ पे, ये समय जो है ना, समय हमारा है ऑटम का, पतझड़ का मौसम चल रहा है, समझे। तो ऑटम में क्या होता है भाई, पत्ते झड़ते हैं। तो जब येलो लीव्स, जब पीले पत्तियां पेड़ पे हो, या मान लो पेड़ पे कुछ भी पत्तियां ना हो, नन मतलब कुछ भी ना हो, या फ्यू कुछ हो मान लो, डू हैंग अगर वहां पे अभी भी लटके हुए हैं। क्या आप फिर से बोलेंगे, जब पेड़ों पर पीले पत्ते होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, या मान लो बहुत कम होते हैं, तो क्या होता है, पीले पत्ते मतलब बुढ़ापा और पतझड़ का प्रतीक है कि अब बुढ़ापा आ रहा है। कवि स्वयं को उस पेड़ से तुलना कर रहा है
जिसकी पत्तियां झड़ चुकी है। अब उनका जो समय है वो आस्ते आस्ते अंत समय के लिए आ रहा है और अब उनके पास ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए नहीं बचा हुआ है। नंबर 3 लाइन, अपॉन दोज बाउस, उन शाखाओं पर विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, जो उस ठंड के अगेंस्ट में हिलते डुलते हैं। अर्थात बोला क्या है, उन शाखाओं पर जो ठंड से कांप रही होती, जो पत्ते, कौन कांप रहे होते भाई, पत्ते ही ना। पूछते कभी कभी एग्जाम में तुमसे कि पत्ता कहाँ है, तो उन बाउस पे है, उस शाखाओं के ऊपर लटके हुए हैं, हैंग किए हुए हैं, ठीक है। और क्या बोला गया कि कांपती हुई शाखाएं वृद्धावस्था में शरीर की कमजोरी और अस्थिरता को दर्शाती है। जाहिर सी बात है, जब बुढ़ापा आएगा तो सब कुछ कमजोर आएगा, सब कुछ कमजोर फील होगा तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पे दिक्कतें फील होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसी कारण से हमें पता होगा, इसी कारण से, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, तो इसी कारण से हमें पता होगा कि भाई अब जो समय है वो अंत समय के लिए आ रहा है। बेयर र्यून्ड कॉइड्स, कॉइड्स मतलब यहाँ पे ऐसे होता है कि जो लोग पीछे के गायक होते हैं ना, उसको कॉइड्स बोलते हैं, वैसे गायक के झुंड को कॉइड्स बोलते हैं। तो बोला है नग्न, बेर में नग्न, र्यून्ड बर्बाद, डिस्ट्रॉयड, कॉइड्स, कॉइड्स मतलब गायक दल, वेयर लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग, जहां पे क्या बोला गया समझोगे, वे उजड़े हुए गिरजाघर। कॉइड्स कहाँ पे होते हैं, कॉइड्स मतलब देखना, जो चर्च होता है ना, उसमें एक हर सुबह या शाम गीत होता है, तो एक झुंड होता है एक सिंगर्स का, ठीक है। तो बोला है उस उजड़े हुए गिरजाघर के गायक मंडल जैसे लगते हैं, मतलब जिस प्रकार से एक ऐसा क्या बोलते हैं, गिरजाघर, एक ऐसा चर्च जो सब कुछ उजड़ चुका है, हमारा लाइफ भी वैसा ही उजड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा आस्ते आस्ते। जहां कुछ समय पहले मधुर पक्षी गाया करते थे, जवानी जब थी ना, हम लोग फुल एंजॉय किए, खूब एंजॉय करते थे हम लोग, लेकिन वो एंजॉयमेंट बस जवानी भर तक ही सीमित रहती है। बुढ़ापा आने के बाद सब कुछ जवानी खत्म हो चुकी होती है, जो मधुर हमारे अंदर जो गीत चल रहे होते जवानी के समय में, वो आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू होता है। तो यहाँ पे ना स्वीट बर्ड सॉन्ग मतलब क्या, स्वीट बर्ड सॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट ऑफ यूथ, यूथ में जो तुम इंजॉयमेंट करोगे उसको यहाँ पे स्वीट बर्ड्स का सॉन्ग के से रेफर किया गया है, ठीक है। अच्छा, 5th लाइन, इन मी दाउ, मुझ में तुम, सीज आप देख पाते हो, द ट्विलाइट ऑफ सच डे, ट्विलाइट मतलब अब शाम ढल रहा है, तुम मुझ में जीवन के दिन की संध्या देख पा रहे हो। अब मेरा जो जीवन है क्या आस्ते आस्ते रात की तरफ, मतलब अंधकार की तरफ जा रहा है। कभी अपने जीवन की तुलना एक दिन से करता है, जो कि क्या हो रहा है, जो वो बिता चुके हैं और अब वो संध्या अवस्था में चल रहा है, मतलब अब वो अंतिम समय पे अब वो काम चल रहा है उनका, बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला गया है, एज आफ्टर सनसेट, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, ओके, तुम 6 पे काम कर रहे थे ना, हाँ। एज आफ्टर सनसेट फेडथ इन द वेस्ट, एज मैंने ठीक उसी प्रकार, याद है हम सिमिली पढ़े एज लाइक से, हाँ, तो ठीक उसी प्रकार जैसे सनसेट डूबता है वेस्ट में, मतलब जब सन का अंत अस्त होता है तो वेस्ट में डूबता है ना, हमारा जीवन भी अब उसी प्रकार आस्ते आस्ते डूबने के कगार पे है। बोला है जैसे सूर्यास्त के समय पश्चिम के प्रकाश में धीरे धीरे वो फीका पड़ता चला जाता है ना, सन आस्ते आस्ते वो हम लोग का जीवन के सन के तरह है, जैसे वो आस्ते आस्ते फीका पड़ रहा है, उस प्रकार सनसेट की तरह वो भी फीका आस्ते आस्ते पड़ना शुरू हो गया है। ये जीवन की शक्ति और ऊर्जा के छिन्न होने का संकेत बता रहा है कि अब हमारा जो शक्ति वो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। सो नंबर 7 लाइन, विच बाई एंड बाई, जो दिन पे दिन, ब्लैक नाइट डॉट टेक अवे, वो अंधकार भरी रात आस्ते आस्ते वो लेके चला जा रहा है। बोला यही ना कि जिसे थोड़ी ही देर में काली रात पूरी तरह से ढक लेती है, मतलब अब मेरा अंत समय आने वाला है। इसमें यही बताया गया कि समय का जो अवधि है बहुत ही कम समय के लिए है, ठीक है। थीम वही है ना कि हम लोग अपना जो टाइम मिला उसको हम लोग एंजॉय करना चाहिए। यही काली रात मृत्यु का प्रतीक है जो अंततः जीवन को समाप्त कर देती है, वही है। काली रात का मतलब क्या, यहाँ पे पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि व्हाट डज ब्लैक नाइट मीन, तो ब्लैक नाइट मीन्स द डेथ या द इटर्नल स्लीप, जो अनंत, जो अंत समय आता है ना, जब तुम मृत्यु सैया में जब सोए रहोगे, उसको यहाँ पे ब्लैक नाइट बोला गया है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा हाफ पोएमा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा आस्ते आस्ते। नंबर 8, डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, बोला रात क्या है, मृत्यु का दूसरा रूप है। हम लोग क्या होता है जब रात में सोते हैं तो आधी, जब हम नींद में रहते हैं तो लगभग हम लोग
मृत्यु की अवस्था में होता है, हम लोग को कुछ सोच पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा बॉडी भी उसी अवस्था में चली जाती है, एक अलग वर्ल्ड में एक काम करती है ना। तो हम लोग को यही बोला गया कि जो डेथ का सेकेंड रूप क्या है, हमारा रात है। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द सेकेंड क्या बोलते हैं उसको, अपीयरेंस ऑफ डेथ, तो नाइट इज द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ डेथ, ऐसा बोल सकते हैं। दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, जो सबको विराम में बांध देती है। तो कौन बांध देती है? नाइट, ठीक है, रात हमारा सब कुछ बांध देती है। व्याख्या क्या है? यही नींद और रात को मृत्यु के समान बताया गया कि है ना, ये जो नींद जब सोते हैं, बोलते हैं ना भाई कम मतलब इतना सो कि तुम्हारा बस बॉडी एनर्जी प्राप्त करे, बाकी अपना फुल टाइम पूरा दिन का एनर्जी अपना उस दिन को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करो। हर दिन सबके लिए नया है, तुम उस दिन में नया क्या कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग जो सोने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, उससे अच्छा तुम कुछ अच्छा लाइफ के लिए कर सकते हो। तो वही है कि रात और नींद क्या करती है, तुम्हारे समय को और वेस्ट करती है ना, जहां सभी क्रिया रुक जाती है। जाहिर सी बात है भाई, जहां पे कोई व्यक्ति कोई पर्सन अपना इंजॉयमेंट कर रहा होगा, तुम वहां पे सोए हुए रहोगे, है ना। सुबह सुबह बहुत तो सोए हुए रहते हैं, जो लोग ग्राउंड पे जाते हैं देना, उनको एक अलग व्यू मिलता है, फ्रेश एयर, तुम्हारा वो सनराइज का दृश्य, तो वो एक अलग व्यू है, वो एक अलग इंजॉयमेंट, अलग दृश्य है। जो सोए रहे थे उसके लिए कोई वो इंजॉयमेंट का पल नहीं बनता है फिर तो सबके लिए अलग अलग टाइम होता है। अच्छा, इन मी दाउ यू सी, तुम मुझ में देख सकते हो, क्या देख सकते हो? द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, उस फायर का ग्लो देख पाओगे जो कि अब आस्ते आस्ते खत्म होने वाला है। तुम मुझ में जलती हुई आग की मंद चमक देखती हो, है ना। क्या बोला गया था कि अब मेरा जो जवानी आस्ते से खत्म हो रहा है, तुम सब कुछ देख पाओगे लेकिन अब कुछ वो अंत के समय पे आ रहा है। यह आग जीवन शक्ति और प्रेम का प्रतीक है ना, कि सब कुछ मेरे अंदर जो भी एक्साइटमेंट होता था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बुझने की अवस्था में मैं हूं, अब मेरा अंत समय आने वाला है। अच्छा, दैट ऑन द एसेस ऑफ हिज यूथ डथ लाई, और वो भी क्या, अपने युवा की राख अवस्था में, मतलब चूंकि मैंने क्या किया, अपने ही चिंगारी से, मतलब भाई मैंने जो एंजॉयमेंट किया वो क्यों किया, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ को बिताना था, है ना। मैंने अपने ही माचिस से अपने ही लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं बोलेंगे, अपने ही राख, अपने ही लाइफ के राख को क्रिएट किया है। अर्थात मैंने मान लो अपना लाइफ जीना है, ठीक है, मैंने माचिस जलाया, माचिस जला के जो आग उत्पन्न हुआ, तो आग क्या कर रहा है, उसी माचिस के तिल्ली को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। वैसे हम लोग भी इंजॉयमेंट तो करते हैं, बट हम लोग को ये भी रियलाइज होना चाहिए कि धीरे धीरे हम लोग लाइफ को भी खत्म कर रहे हैं अपना, है ना। इसलिए अच्छी चीजों में इस्तेमाल करो उसको। बोला है जो अपनी युवा अवस्था की राख पर टिकी हुई है ना, हम लोग को जो लाइफ है क्या है, जो हम लोग अपने जवानी में करेंगे उसी का प्रभाव हमें भुगतना पड़ेगा अपने बुढ़ापे में। तुम अगर इंजॉयमेंट करोगे अपने जवानी में तो वही चीज है, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तुम अपने जवानी में अपने अपने बुढ़ापे को अगर तुम सिक्योर करोगे तो अपने लास्ट टाइम में थोड़ा सा अच्छे से जी पाओगे, है ना। इसलिए जवानी भाई अपना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो वही है कि युवा अवस्था समाप्त हो चुकी है उनका, अब केवल क्या बच चुकी है, उनका जो मेमोरीज है, जो स्मृतियां बस वही बच चुकी है उनके पास। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, जैसे वो अपने ही मृत्यु शैया पर पड़ी हो, मतलब जो जवानी है ना अपने ही क्या है, मृत्यु शैया पे पड़ी हुई है। जवानी का हम लोग खुद ऐसा इस्तेमाल किया गया जैसे वो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करता हो। जीवन शक्ति अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, अब जो जीवन है वो अपने डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, मृत्यु शैया पे सोया हुआ है, जो अब किसी भी पल एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 12 नंबर लाइन, कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वाज नरिश्ड बाय, बोला ये उसी को कंज्यूम कर लिया है जो जिससे वो अपने आप को पालन पोषण किया, मतलब जिससे वो फला फूला है। अर्थात बोला गया है वो उसी वस्तु को नष्ट कर रही है जिससे वो कभी पोषित हुआ करती थी। जवानी के बारे में बोला गया, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ही लाइफ को नरिश करते हैं अपने अपने यूथ से, और आज वही जवानी हमें आस्ते आस्ते अपने बुढ़ापे की ओर लाके हमारे जीवन को नष्ट कर रही है ना। अच्छा, ये ना तो समझोगे, क्या बोला, रिपीट करेंगे। कंज्यूम्ड विथ, हम जो जो यूथ है, जो हम लोग यंग जो जब थे, तो हमारा यूथ हमें कंज्यूम किया, हमें अपने चंगुल में फंसाया, और आस्ते आस्ते वो हमें ढकेल रहा था उस बुढ़ापे की ओर, ठीक है। तो बोल सकते हैं हमारे यूथ ने अपने आप को कंज्यूम किया, ठीक है, डेथ को, जिससे वो अपने आप को नरिश कर रहा था, अपने आप को फल फुला रहा था, पालन पोषण करवा रहा था। क्या बोला गया था कि जो शक्ति कभी जीवन का आधार हुआ करती थी, जवानी,
वही अब उसके विनाश का कारण बन रही है। भाई जवानी तो खत्म हो गया ना, तो अब तो भाई अंत का समय आने वाला है। जो जवानी पहले उसके लिए काम की थी, अब वही जवानी, अब उसके बाद जो समय आएगा वही अब खत्म होने वाला है। होता ना, हम लोग कभी कभी कोई इंजॉयमेंट वाला पल हम लोग एंजॉय करते हैं तो हम लोग क्या महसूस करते हैं, काश ये पल खत्म ना हो, क्योंकि हमें पता है खत्म होना मतलब फिर से वही बोरिंग लाइफ शुरू, है ना। तो हम लोग का जब जवानी था तो हम लोग का क्या था कि हाँ भाई जवानी जब हम लोग के पास है तो हम लोग इंजॉयमेंट तो करेंगे, बट हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि यही जवानी हमें आस्ते आस्ते बुढ़ापा की ओर लेके जा रही है। इसलिए बोला गया वो खुद को कंज्यूम किया है, खुद को धकेला है बुढ़ापा की ओर, जिससे वो पहले अपने आप को फल फुला रहा था, अपने आप को पालन पोषण कर रहा था, अपने आप को पोषित कर रहा था वो। अच्छा, दिस दाउ परसिव्ड, है ना, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या, दिस दाउ परसिव्ड मतलब समझना बोलते हैं। तुम यह सब समझते हो, तुम मतलब उसके फ्रेंड को बोला गया है, तुम सबको समझते हो, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। अगर तुम सबको समझ जाओगे, देखो हमारे पोएम का लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के जाओगे। अगर आप लोग अगर आप लोग उस समय की कीमत को समझोगे ना, कि भाई हमारे पास जो समय है बहुत कम समय के लिए, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं किसी के लिए, कभी जो बुरे पल है वो आएंगे ही नहीं, है ना। तुम्हें तो वही पता है कि भाई बहुत कम समय के लिए उसके साथ में है, क्यों झमेला करके उसको समय वेस्ट करना। ये दो लाइन अपने पार्टनर को भी बोल सकते हो कि दिस दाउ परसीव दिस मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, कि वही पल है, तुम तो सब कुछ जानते हो कि हमारे पास बहुत कम समय मिला हुआ है, क्यों ना इस प्यार को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्यों झगड़ा करने में अपना टाइम वेस्ट करना, है ना। टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लिव अ लॉन्ग, मतलब तुम मुझसे और अधिक प्रेम करते हो, तुम्हें जिसे तुम्हें शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। भाई जितना भी प्यार है सब कुछ तो कभी तो एक अंत आएगा ना, तो तुम जितना भी मुझसे प्यार कर लो, सबका एक अंत तो है, इसीलिए अंत आने से पहले तुमको जितना मेरे से प्यार करना है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ कर लो, क्योंकि ये समय बहुत ही कम समय के लिए है, ये लाइफ, और इसमें अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कामों से उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोला भी यही था कि जो वस्तु या व्यक्ति अधिक समय तक साथ नहीं रहने वाला होता है, उससे प्रेम और अधिक सघन हो जाता है, ठीक ना। देखो जो प्रेमी या प्रेमिका होती है, जिसके साथ तुम्हारा लाइफ टाइम नहीं होने वाला है ना, उससे बहुत गहरा प्रेम हो जाता है। फर्स्ट लव सेकंड लव बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें पता है कि भाई ये लाइफ टाइम साथ ना रहे मेरे साथ, लेकिन वो प्यार, वो जो समय तुम दोगे उसको, वो एक अलग एक पागलपन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पोएम। पोएम आई थिंक समझ में आया होगा। और थोड़ा सा हम लोग देखें क्वेश्चन आंसर इसके बारे में, क्वेश्चन आंसर क्या क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन आंसर में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम समझाएंगे, बहुत आसान है, तुम लोग करके जाओगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बोला क्या गया था कि हु रोट द पोएम। सिंपल भाई, पता है हम लोग क्या सीखे, यहां से स्टार्ट करते हैं पोएम को लिखना, मैंने अपने आंसर को लिखना कि द पोएम सोनेट 73, यहां तक काम खत्म, वाज रिटेन, या फिर ऐसा हम लोग करते सिंपल, पता है जहां पे हुए वहां पे तुम लेके आओ विलियम शेक्सपियर, सबसे आसान ये तरीका है, विलियम शेक्सपियर, विलियम, चलो यहां से शुरू करते हैं, जहां पे हुए वहां पे कर लोगे विलियम शेक्सपियर। हु रोट द पोएम सोनेट 73, तो विलियम शेक्सपियर रोट द पोएम सोनेट 73, ये समस्या सबसे आसान आंसर है, ठीक है। तो जहां भी हु से क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे अपना आंसर डाल सकते हो। फिर पूछा व्हाट काइंड ऑफ सोनेट, किस प्रकार का ये सोनेट है 73, तो इतना लिखने की जरूरत है नहीं, छोड़ सकते हो तुम, लिखना यहां तक बस, ठीक है। ये जो सोनेट 73 है एक शेक्सपियरियन सोनेट है, या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सोनेट भी। इसके पास 3 क्वार्टरन होते हैं, क्वार्टरन मतलब 4 हिस्सा, 4 लाइन करके 3 स्टैंजा, और एक होता है कपलेट, 2 लाइन करके एक स्टैंजा, ऐसा होता है। ये 12 लाइन और ये हुआ 2 लाइन, ऐसे। Whom does the poet address the poem to? पोएम को किसको एड्रेस करते हैं भाई, तो पोएम एड्रेस से, द पोएट एड्रेसेस द पोएम टू अ बिलवेड यंग फ्रेंड, अपने बहुत ही खास दोस्त को करते हैं। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम यहां तक आंसर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर लगे तो तुम अपना आंसर को यहां तक खत्म कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। वॉट इज द स्टैंजा, इसको छोड़ दो, जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात दो इसको। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है, तो हमने थीम क्या देखा, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग, उम्र का होना, एंड द नियरनेस ऑफ डेथ, डेथ का पास आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहां तक भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज लिख लो कि शेक्सपियर दिखाते हैं कि हाउ अवेयरनेस ऑफ मोर्टालिटी, हम लोग जो मरने वाले हैं इसका हम लोग को पहले से ज्ञात होना चाहिए,
डीपेस्ट लव, ये लव को और गहरा करता है। तुम्हें अगर पता है ना कि ये मेरे साथ बहुत कम समय के लिए रहेगी, तुम अपने प्यार को और गहरा दिखाओगे उसको, है ना। तो ये हमारा पोएम का थीम था। और उसको क्या करता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है प्यार को, मोर सिंसियर और मोर प्रेशियस, 2-3 लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। डीपेस्ट लव और मेकिंग स्ट्रॉन्गर से भी काम चला सकते हो तुम, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, नंबर 6 बोला है कि स्पीकर क्या कंपेयर करते हैं अपने आप को सोनेट में। तो बोला है कि स्पीकर है अपने आप को तुलना करते हैं लेट ऑटम से, ऑटम का आखिरी समय चल रहा है ना, ट्विलाइट से, शाम का ढलना से, एंड अ डाइंग फायर। ये हमारा आंसर यहां तक रहेगा कि अपने को तुलना करते हैं लेट ऑटम से, ठीक है, ट्विलाइट से मतलब अब आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, शाम ढल रही है, और मृत्यु होने वाला आग से, कि अब आग बुझ चुकी है, सब कुछ शांत हो रहा है आस्ते आस्ते। बोला इसका महत्व क्या है, दिस इमेजेस शो दैट, ये हमें दिखाता है कि, ऐसे देखो ना, इट होल्ड्स, ऐसा कर लो कि द सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स इज, यहां से तुम्हारा आंसर स्टार्ट होता है, द ग्रेजुअल, इसको हम लोग बोलते हैं धीरे धीरे, द ग्रेजुअल अप्रोच ऑफ डेथ, कि आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, डेथ सामने आ रहा है, एंड रिमाइंड द बिलवेड टू वैल्यू लव, कि आपको ये याद दिला रहा है कि आप प्यार को वैल्यू दो, बिफोर टाइम्स रन्स आउट, समय खत्म होने के पहले। सिंपल आंसर है भाई, महत्व क्या है, तो आप ये खुद से बना के लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा उससे फिर भी हमारा, ठीक है। आसान है, पोएम आसान है, लेकिन तुमको बस याद करने से डर लगता है, तो भाई क्या कर सकते हैं फिर हम इसमें, बताओ। आगे बढ़े, नंबर 7 पे एक लाइनिंग दिया है कि दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेज्ड इन द बिहोल्ड, समय का वो पल आस्ते आस्ते तुम मेरे में देख सकते हो। विच टाइम इज रेफर्ड, कौन सा समय बोला गया है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे समय बोला गया लेट ऑटम को, अच्छा लिख लो, द टाइम रेफर्ड इज लेट ऑटम, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। बोला जरूरी नहीं कि जो मैंने आंसर दिया वही, बस आंसर का मेन चीज पकड़ोगे, बाकी आंसर खुद से बना के लिखो तो भी चलेगा। वॉट डज दैट टाइम रिप्रेजेंट, यहां से लिखो ना कि दैट टाइम रिप्रेजेंट्स, यहां से द स्पीकर्स ओल्ड एज, ये क्या दिखाता है कि स्पीकर का ओल्ड एज हो गया है, शोइंग हिज लाइफ अप्रोचिंग इट्स फाइनल स्टेज, ये दिखा रहा है कि अपना लाइफ अंतिम स्टेज पे पहुंच गया है, बस हो गया, यही हमें लाइन दिखा रहा है कि तुम मेरे में देख सकते हो समय का अंतिम पल को, हो गया। फिर पूछा गया कि दाऊ मतलब क्या, तो हमने क्या समझा, दाऊ मतलब तो यू होता है ओल्ड इंग्लिश में, और बोला है हु इज रेफर्ड टू एज दाऊ, दाऊ किसको बोला गया है, तो दाऊ बोला गया है अपने यंग पोएम, अपने यंग फ्रेंड को, ऐसे लिखो ना कि द बिलवेड यंग फ्रेंड इज रेफर्ड टू एज, बाकी छाप सकते हो, जहां पे हु है वहां पे अपना आंसर ला दोगे, बाकी छाप देना, इज रेफर्ड टू वगैरह वगैरह करके, बस समझ में आया? जरूरी नहीं तुम ऐसे छापो, ये छापना नहीं है, हमें आंसर समझना है, लिखना कैसे वो समझना पड़ेगा हमें, बात समझ में आया? ये फिर पूछा है व्हाट शेक्स बेयर ड्यून कॉइट्स, क्या हिलाता है उन गायक के दल को, तो हमने क्या समझा, व्हाट माने क्या, द विंड, ये तो हमारा आंसर है, बाकी तो फालतू का लिखा हुआ है, द विंड शेक्स, बाकी छाप दो, शेक्स बेयर ड्यून कॉइट्स वगैरह वगैरह वगैरह, यहां तक पूछा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लीफलेस हो गया, पत्ता से विहीन, अब पत्ता उसमें नहीं रहा उस ब्रांचेस पे। और पूछा है व्हाट डू दे सजेस्ट, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला, क्या सजेस्ट करता है, ये खालीपन, एम्प्टीनेस, ये सजेस्ट करता है खालीपन, डिके, क्षय, पतन होना, एंड द लॉस ऑफ यूथ, कि अब आस्ते आस्ते यूथ का हानि हो रहा है, बस ये सब बस लिखना है कि हमें यूथ खत्म हो रहा है, बस ये अगर मिला के लिखोगे ना तुम्हारा आंसर ऐसा अपने आप बन जाएगा, ये क्वेश्चन छोड़ जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, समझोगे। बोला है आखिर बेयर ड्यून कॉइट्स का मतलब क्या है, तो हमने क्या लिखा, मतलब इसका मतलब होता है खाली, र्यून्ड चर्च स्टॉल, कि अब सब कुछ खाली हो चुका है, और हमें क्या सजेस्ट करता है, तो ये हमें सजेस्ट करता है वही लीफलेस ट्री ब्रांचेस, कि अब शाखाओं पे पत्ते नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, जो उसका मतलब क्या है, सब कुछ लोनलीनेस हो गया है, ग्रेजुअल डिक्लाइन, आज से सब कुछ पतन हो रहा है, बस हमें ये लिखना है कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है, पतन हो रहा है वगैरह वगैरह, बस ये डालोगे तो अब तुम्हारा आंसर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात करके रखोगे। पूछा येलो लीफ का मतलब क्या है, तो मतलब क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ, ये तुम्हारा आंसर है, सिंपल, कि येलो लीफ का मतलब क्या है कि अब हमारा जो लाइफ है वो अंतिम समय पे आ चुका है और खत्म होने वाला है। ये हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, फेडिंग यूथ, यूथ का फेड होना, हल्का पड़ना, वीकनेस दिखाता है हमें, और नियरनेस ऑफ डेथ, कि अब मृत्यु पास आने वाली है। आंसर यहां तक खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल। बोला सबसे ऑटम को सबसे सुटेबल क्यों रखा गया है पोएम के अंदर, तो हमने क्या लिखा कि ऑटम सबसे सुटेबल इसीलिए है बिकॉज, क्योंकि
इट रिप्रेजेंट्स डिक्लाइन, ये दिखाता है पतन को। पतझड़ का मतलब क्या, पत्ते तो झड़ रहे हैं, पतन हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। एंड द एंड ऑफ अ साइकिल, साइकिल का अंत होता है यहाँ से। ठीक है, हमारे इंडिया में तो भाई साइकिल का अंत तो क्या बोलते हैं उसको, और विंटर है, स्प्रिंग से नया साल स्टार्ट होता है। बट ये चूंकि पोएम इंग्लैंड का, इंग्लैंड में क्या होता है कि पतझड़ से एक नया साल स्टार्ट हो जाता है, पतझड़ के बाद से, तो इसलिए ये साइकिल का एंड है। ऑटम पेड़ के जैसे ही ये पत्ते को खो रहे होते हैं और स्पीकर का लाइफ भी क्या और आस्ते आस्ते फाइनल स्टेज पे जा रहा होता है। तुलना कर लेना कि स्पीकर का लाइफ चूंकि जैसे फाइनल स्टेज पे जा रहा है, वैसे ही ऑटम के पत्ते भी अब आस्ते आस्ते झड़ रहे हैं। बस हो गया काम खत्म। है आसान, बस थोड़ा सा सोचोगे कि कैसे लिखना है हमें, बस और कुछ नहीं है। 14 बोला कैसे पोएट डिस्क्राइब करते हैं अपने अवस्था को सेकंड स्टैंजा में। तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ, अपने को तुलना करता है किससे, उस ट्विलाइट से और फीडिंग नाइट, मतलब अपने आप को बता रहे कि मेरा शाम ढलने वाला आस्ते आस्ते। ये तो लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, बाकी टाइम लगे तो याद कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं हो, चलेगा। आगे 15 बोला गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्विलाइट ऑफ सच डे का मतलब क्या है। तो लिखना कि इसका मतलब ये है द फेडिंग लाइट ऑफ इवनिंग, कि इवनिंग का लाइट आस्ते आस्ते फेड हो रहा है, और ये दिखा रहा है पोएट की लेट स्टेज ऑफ लाइफ को, कि अब उनका भी आस्ते आस्ते लाइफ क्या हो रहा है, अंतिम समय पे है। जब एनर्जी खत्म होती है, डिक्लाइन होती है, अंधेरा आ जाता है, और डेथ भी अब आस्ते आस्ते क्या हो रही है, धीरे धीरे आ रही है। तुलना करें ना, डेथ का तुलना करना उस रात से, उस शाम से, बस इतना ही काम है। What does faded in the west, पश्चिम में डूबना का मतलब क्या है, तो हमने क्या लिखा, ये दिखाता है कि सन डूब रहा है पश्चिमी आकाश में, द सन इज सेटिंग इन द वेस्टर्न स्काई। ये दिखाता है कि पोएट का जो लाइफ है वो भी क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंडिंग, अंत हो रहा है। जैसे उसी प्रकार जैसे डे लाइट का अंत होता है ना, शाम के अंत होने के बाद, सनसेट के बाद, वैसे उनका लाइफ भी आस्ते आस्ते एंड हो रहा है। बस ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि डेथ सेकंड सेल का मतलब क्या है, तो वही हमने क्या मतलब क्या, स्लीप। तो बस आंसर यहाँ तक लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, कि इसका डेथ सेकंड सेल का मतलब होता है स्लीप विच रिजेंबल्स डेथ, जिसका समान रूप है मृत्यु। अब आगे लिखना तो लिख लो कि इस पोएम में नाइट रिप्रेजेंट स्लीप, रात दिखाता है नींद को, जो ये दिखा रहा है कि द टेम्पररी डार्कनेस, कि अब आस्ते आस्ते अंधकार टेम्पररी है। मृत्यु का मतलब तो भाई परमानेंट, लेकिन सुना मतलब वो टेम्पररी हो रहा है। जो फॉर शैडो, जो वो शैडो कर रहा है द परमानेंट डार्कनेस ऑफ डेथ, की अब डेथ का डार्कनेस के आस्ते आस्ते आ रहा है, इस प्रकार से। आगे बोला गया है विच बाय एंड बाय, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेना कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दैट ऑन द एसेस ऑफ हिज यूथ डथ लाइक, कि उनके ही अपने जवानी के राख पे सब कुछ बेसिस है, मैंने आगे बढ़ा है। किसका यूथ को बोला गया यहाँ पे, तो क्या लिखा हमने, अपने खुद के यूथ को बोला है। द पोएट स्पीक्स अबाउट हिज ओन यूथ, बोला ब्रिंग आउट द कंपैरिजन इन द अबव लाइन, तुलना बताओ। तो कैसे तुलना किया गया है कि अपने बचे हुए लाइफ को तुलना करते हैं, हिज रिमेनिंग लाइफ टू अ फायर लाइंग ऑन एसेस, की उनका जो राख पे ही वो आग का अंगारा बचा हुआ है। ठीक है, ये हमें दिखाता है कि उनका यूथफुल अब एनर्जी अब आस्ते से बर्न आउट हो गया, खत्म हो गया है। लिविंग ओनली वीक, उनको अब क्या हो रहा है, वीक छोड़ रहा है, और आस्ते आस्ते उनका स्पार्क जो चमक वास्ते से खत्म होना स्टार्ट हो गया है। बस हमें बस यही लिखना है कि खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, वगैरह वगैरह ऐसे। 21 What does the poet suggest in the above quoted line, बोला consumed with that which it was nourished by, जिससे वो पोषित हुआ उसी को वो कंज्यूम किया, खत्म कर रहे हैं। द पोएट दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार फायर बर्न्स आउट, फायर बुझ जाता है अपने ही लकड़ी के राख पे, है ना, उसी प्रकार ह्यूमन लाइफ भी खत्म होता है अपने ही टाइम के साथ साथ। ठीक है, जो हमें दिखाता है कि ग्रोथ तो हो रहा है। देखो बोलते ना बर्थडे तो मना रहे हैं, लेकिन बर्थडे से हमारा अंत भी तो आ रहा है, तो वही है, समय तो हमारे बिता रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते समय बीतते बीतते अंत भी समय आ रहा है। वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 22 नंबर बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दो। दो मतलब हमने क्या देखा था भाई, योर, आपका, और दाई मतलब क्या होता, सॉरी दो मतलब तुम, दाई मतलब आपका, योर। ये हमें दिखाता है परसीव मैंने क्या समझना बोलते हैं ना, इट इफ द बिलवेड परसीव द पोएट्स एजिंग, अगर तुम्हारी प्रेमिका समझ गई कि आपका भी आस्ते आस्ते अंत शुरू, मतलब आस्ते आस्ते अंत आएगा, तो हिज लव विल ग्रो, उसका प्यार और बढ़ेगा और स्ट्रांग होगा। वैल्यूइंग द पोएट, पोएट
को आप वैल्यू करोगे, बिकॉज टाइम लेफ्ट टुगेदर इज लिमिटेड। समय क्या है, बहुत कम समय के लिए आया हुआ है। फिर पूछा है कितने कपलेट है, ये खुद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टूडेंट को एक्सप्लेन करो, हम तो एक्सप्लेन थोड़ा करेंगे, बहुत सुंदर, ध्यान से, बहुत ज्यादा। लास्ट स्टूडेंट हमसे ये दिखा रहा है कि पोएट का एजिंग, जो पोएट का जो एज हो रहा है ना, मेक्स द बिलवेड लव स्ट्रॉन्गर, ये उनके प्रेमिका के प्यार को और गहरा कर रहा है। नोइंग द टाइम इज शॉर्ट, ये जानते हुए कि समय बहुत कम समय के लिए बचा हुआ है, ये उनको दिखा रहा है कि और डीपर अफेक्शन का, और प्यार डीपर हो रहा है। हम क्या बोले, बार बार बोले हैं, जरूरी नहीं है कि आप सेम लाइन लिखो, कुछ से बना के लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस भाव वो होना चाहिए। और ये दिखाता है, ये हमें पढ़ाता है द वैल्यू ऑफ लविंग सिंसियरली, किसी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से प्यार किया जाए। समय बहुत कम है ना, खैर। सो एक्सप्लेन द लाइन, लाइन को बोला एक्सप्लेन करने के लिए कि डेथ बेड वाला, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दिस लाइन कंपेयर हमें तुलना करता है द डाइंग फायर, कि अब मृत्यु का, अब हमारा आग बुझने वाला है और हम लोग डेथ बेड पे जाने वाले हैं। पोएट क्या होता है, रिमेनिंग लाइफ इज वीक, उनका जो बचा हुआ लाइफ वो आज से वीक हो गया है, एंड विल सून एंड, और जल्दी खत्म हो जाएगा। लाइक जस्ट लाइक अ फेडिंग फ्लेम, जिस प्रकार से आग बुझना स्टार्ट होता है वैसे इसका भी लाइफ आस्ते आस्ते बुझना शुरू हो गया है। तुमको इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो समझो ध्यान से। देखो, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है हमें लिखना एक ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, अगर पूछेगा कि कैसे उनका ओल्ड एज खत्म होता है, या कैसे पोएट अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी चीजों से, या कैसे नेचर को इस्तेमाल किया गया है, या वगैरह कुछ भी क्वेश्चन दे, हमें लिखना वही है। हमने क्या लिखा तो समझो ध्यान से। विलियम शेक्सपियर अपने सोनेट नंबर 73 में यूज करते 3 मेन कंपैरिजन को या मेटाफर को, यह दिखाने के लिए, फ्रॉम टू शो द प्रोसेस ऑफ एजिंग, कि कैसे उम्र ढलता है, एंड मोर्टेलिटी, और हम लोग मृत्यु की तरफ जाते हैं। ही यूजेस 3 कंपैरिजन्स, वो उन्होंने 3 तुलना का इस्तेमाल किया है ये डिस्क्राइब करने के लिए हिज कंडीशन इन ओल्ड एज, कि उनका अवस्था कैसा है जब उनका ओल्ड एज आ चुका है तब। पहले मेटाफर, पहले तुलना में वो क्या बोलते हैं, ही कंपेयर्स हिज ओल्ड एज टू द लेट ऑटम, तुलना किससे किया गया है, लेट ऑटम से किया गया है, या फिर बोल सकते हैं फॉल सीजन, मतलब अब सीजन का अंत आ रहा है। He sees himself as a tree, वो अपने आप को कैसे देखते हैं, एक पेड़ के समान देखते हैं, like a tree देखते हैं, with only a few pale yellow leaves, जिसके पास बहुत ही कम पत्ते बचे हुए हैं जो कि पीले पड़ चुके हैं। There are no song birds, अब जवानी के वो गीत नहीं बचे। In the bare branches, उन खाली ब्रांचेस पे, ये दिखाता है कि यूथफुल स्पिरिट, कि उनका अभी भी जवानी था, अब खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। His life is mostly faded away, उनका तो अधिकतर लाइफ आस्ते आस्ते अंत हो गया है, हो रहा है। दूसरा तुलना किससे किया गया है, अपने ट्विलाइट से, अपने शाम के ढलने से, जो कि सनसेट के बाद आता है। उनका जो लाइफ है ना, लास्ट फेडिंग स्टेज पे है, जो दिखाता है कि टोटल डार्कनेस अब आस्ते आस्ते उसका घेरने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये यहां तक याद करो तो भी अच्छा से लिख सकते हो। अब लास्ट कंपेयर किससे किया है, तो लास्ट कंपेयर किया अपने खुद के बॉडी को ग्लोइंग रिमेन्स ऑफ ए फायर, कि आग का जो चमक है वो आस्ते से खत्म हो रहा है। उनका राख जो है, द एश इज लाइक ए ब्लैंकेट कवरिंग द फायर, उनका जो राख है ना, वो एक कवर की तरह वो काम कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते खत्म हो चुका होगा, अब वो सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। दिस इज द क्लीनेस्ट इमेज ऑफ मोर्टेलिटी, सबसे अच्छा इमेज दिखा रहा है मृत्यु का। द एनर्जी दैट वंस बर्न्ड ब्राइटली इज नाउ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो एनर्जी पहले बहुत अच्छी तरह से जल रही थी, अब आस्ते आस्ते खत्म होने वाला है। बाय द वेरी मटेरियल दैट फेडेड, अपने खुद के चीजों से। दस, इस प्रकार से, बाय यूजिंग नेचर एज अ मिरर, नेचर को दिखाता है अपने मिरर, एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्या बोलते हैं, मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। नेचर को दिखा रहे दर्पण के रूप में अपने लाइफ के अंतिम स्टेज की तरह। पोएट ये भी दिखाते हैं कि मैन का जो मृत्यु है ना, दुखद तो है लेकिन निश्चित है, सैड है बट सर्टेन है, सैड है बट सर्टेन है। और ये फैक्ट दिखाता है कि एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट, सबको ये मानना पड़ेगा कि भाई मृत्यु परम सत्य है। द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड डेथ कांट बी डिक्लाइन, जो ये प्रोसेस है ना, उसको तुम मना नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, ओके, तुम्हारे पास इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, चाहो तो वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस पोएम में हम लोग फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट बार
कोई दिक्कत नहीं होगा। गुड नाइट।